हेलो एवरीवन। मैं हूं प्रियेश पारिक। स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 13 सितंबर। हमारी क्लास स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए बनाई गई है और जो विद्यार्थी एसएससी मेंस के अलावा अलग एग्जाम के अंदर भी अपेयर होना चाहते हैं उनके लिए भी क्लासरूम कहीं ना कहीं उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांटेज देने वाला है। अच्छा, कल की क्लास हमने पढ़ी थी 12 सितंबर को पेरिस पैरालंपिक खेल के बारे में। आपसे सवाल पूछा गया था कि भारत की ओर से खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किस वर्ष किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2023 में 10 से 17 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया पहल यानी खेलो इंडिया गेम्स इनिशिएटिव की शुरुआत होती है 2018 में और उसके बाद से अब तक कुल 11 संस्करण हो चुके हैं। खेलो इंडिया गेम्स में क्या आते हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स। अब तक कुल 11 एडिशन हो चुके हैं अलग अलग। लेकिन खेलो इंडिया पैरा गेम्स, चूंकि आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में पेरिस पैरालंपिक खेलों का आयोजन हुआ है, तो हमारे लिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन गेम्स के अंदर कुल 7 खेलों का आयोजन किया गया था और ये टोटली इवेंट हुआ था नई दिल्ली के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 3 स्टेडियम में, जिसमें एक स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम, एक है हमारा शूटिंग रेंज जो कि तुगलकाबाद में है और तीसरा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। 3 स्टेडियम में हुए 7 खेलों का आयोजन हुआ है और ध्यान रखिएगा इसमें भारत के 32 राज्य और संघ शासित क्षेत्रों ने पार्टिसिपेट किया है। अब हम बात करें मस्कट की। मस्कट क्या होता है? शुभंकर। जिस प्रकार पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरालंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? फ्रीजेज, यानी एक कैप थी रेड कलर की कैप जो कि फ्रांसीसी क्रांति से इंस्पायर्ड थी यानी प्रेरित थी। वही हम बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मस्कट शुभंकर क्या था? तो एक प्रकार की गौरैया चिड़िया है जिसका नाम है उज्ज्वला। क्या नाम है? उज्ज्वला। देखिए नाम भी कितना वाइब्रेंट है, उज्ज्वला, यानी हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ वाइब्रेंट सा हो और कुछ हम अच्छा करें, तो शोकेस करता है। और ऐसे हमने पेरिस पैरालंपिक खेलों में देखा भी है कि हमने अचीवमेंट काफी अच्छा किया इस बार। थीम सॉन्ग की बात करें, हर बार गेम के लिए कोई ना कोई थीम सॉन्ग रखा जाता है। इस बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए थीम सॉन्ग है चल खेल। राइट, ये 2-3 बातें याद रखिएगा। कब से कब आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और आपके लिए महत्वपूर्ण है आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की इन खेलों में क्या रैंकिंग रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो व्यक्ति राजस्थान से, उन्हें पता होना चाहिए राजस्थान की रैंकिंग क्या है, 6th रैंक है। जो तमिलनाडु से, उन्हें पता होना चाहिए 3rd रैंक है उनके स्टेट की। तो आपके स्टेट एग्जाम के अंदर भी इस क्वेश्चन के बनने की संभावना बन जाती है। अच्छा, हमने पढ़ चुके हैं कि 3 साई स्टेडियम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। 3 स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, शूटिंग रेंज जो कि तुगलकाबाद में है, और तीसरा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इन तीनों स्टेडियम के अंदर हुआ है 7 खेलों का आयोजन। और जो पहला स्टेट है जिसने पहला स्थान प्राप्त किया वो हरियाणा है, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, एक तो रैंकिंग हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तीसरा तमिलनाडु। ये स्टेट की रैंकिंग आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब तक जो है जो खेलो इंडिया गेम्स हैं इनके तहत इनकी शुरुआत 2018 के अंदर हुई थी और अब तक कुल 11 संस्करण हो चुके हैं। खेलो इंडिया गेम्स में कौन कौन से गेम आते हैं? तो देखिए, पहला आता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया युवा खेल, जिसके हो चुके हैं 5 संस्करण। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल जिसमें 3 संस्करण हो चुके हैं। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 3 संस्करण। तो कुल मिला 11 संस्करण हो चुके हैं। 5 + 3 + 3 11। और पहली बार हुआ है खेलो इंडिया के तहत पैरा गेम्स का। अच्छा, आपके लिए नेक्स्ट सवाल, आज का पहला सवाल है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट स्पेशल रेलवे कोच डेडिकेटेड टू दी महात्मा गांधी। आपको बताना किस शहर के अंदर महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा हाल ही में किया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, अहमदाबाद, चंपारण, दिल्ली, वाराणसी। देखिए सवाल आपसे इसलिए पूछा गया है, आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भारत में रेलवे में यात्रा की है, 3य श्रेणी कोच में यात्रा की। और उसके बाद कहीं ना कहीं भारत के असली भारत से वो रूबरू हुए कि कितनी गरीबी है और कितना शोषण उनके अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि भारत की आजादी के लिए वो प्रयास करेंगे और आप सभी जानते हैं उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए आप सभी परिचित हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है कि इनमें से किस शहर पर विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, विच इज दिल्ली। दिल्ली में देखिए गांधी दर्शन है। गांधी दर्शन एक म्यूजियम है जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली के राजघाट में। और वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है रिसेंटली बाय दी मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, जो कि हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो बिलोंग करते हैं राजस्थान के जोधपुर से। देखिए इसमें कोच ऐसा नहीं कि मतलब कोई ट्रेवल करेगा ट्रेन कोच, एक ये स्टेबल काइंड ऑफ म्यूजियम टाइप का, जिसमें अलग अलग स्कल्पचर यानी अलग अलग मूर्तियां बनाई गई हैं महात्मा गांधी जी की, इस प्रकार से उतरते हुए कि अंदर अपने जो सहयोगी यात्री थे, सह यात्री थे, महिलाएं थी और इधर पुरुष हैं, इनसे बातचीत की है। आप सभी जानते हैं गांधी जी के जो मूल्य थे, सत्य, अहिंसा, सामाजिक सद्भाव और जिस प्रकार हम बात करें कि दरिद्रों का उत्थान करना, इस प्रकार के जो अलग अलग उनकी अलग अलग उनकी गांधी जी की टीचिंग शिक्षाएं थी, उनको क्या करना, उनको प्रैक्टिकल वे में यानी व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए इस प्रकार का
एक इंटरेक्टिव म्यूजियम टाइप काइंड ऑफ बनाया गया, जिसमें कि गांधी, अगर कोई व्यक्ति इसमें जाएगा तो उसे एहसास होगा कि महात्मा गांधी जी ने किस प्रकार से अपनी राजस्थान भारत में यात्राएं शुरू की थी। क्लियर। और ये क्या बताता है, इट कमेमोरेट्स महात्मा गांधी जर्नी एंड हिज एंड्यूरिंग लेगेसी, यानी कभी न समाप्त होने वाले उनकी जो लेगेसी है उसको शोकेस करता है। और हम चाहते हैं, मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय का कहना है कि हम ऐसा चाहते हैं कि उनकी जो शिक्षाएं हैं उस व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक रूप के अंदर वो लागू कर पाए। क्लियर। ये सारी बातें यहाँ बोली गई है जो कि इस म्यूजियम का सबसे बड़ा खास हिस्सा होने वाला है। अच्छा, अगला सवाल आपके लिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2024, आपको बताना है भारत किस देश के साथ मिलकर ये युद्ध अभ्यास पर ईयर करता है। देखिए, इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी युद्ध अभ्यास की, और इस वर्ष आपको बताना है कि ये भारत के साथ कौन सा देश कर रहा है। तो देखिए, श्रीलंका ऑल टुगेदर इनकरेक्ट है। आप सभी जानते हैं श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइजेज स्लिनेक्स होता है। अब बताइएगा युद्ध अभ्यास कौन सा करते हैं, सेमी मिलिट्री वाला, नेवी का तो स्लिनेक्स है, और दूसरा कौन कौन सा करते हैं, फ्रांस के साथ आप जानते हैं वरुण, अभी हम रिसेंटली हमने किया है। ठीक है। थर्ड बचता है यूके। आप बताइए यूके, आप देखिए श्रीलंका, फ्रांस और यूएस के साथ कौन कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो इनके बारे में ज्यादा हम बातचीत नहीं करेंगे, सीधा आते हैं आंसर पे, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विच इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की ओर से ये 20वां संस्करण है युद्ध अभ्यास का, जो कहां हो रहा है, राजस्थान के बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। कहां पर हो रहा है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो स्थित है राजस्थान के बीकानेर में। ये कब से कब होगा, तो 9 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाला है। क्लियर। और ये देखिए प्रतिवर्ष होता है, इट हेल्ड एनुअली सिंस 2004, हम बात कर चुके हैं 2004 से प्रतिवर्ष हो रहा है। एक बार तो होता है यूएस के अंदर, एक बार होता है भारत के अंदर। तो 20वां संस्करण जो कि इस वर्ष भारत में हो रहा है, तो मतलब 19वां कहां होगा, 19वां हुआ होगा यूएस के अंदर, बिल्कुल अलास्का के अंदर हुआ है, जो कि फोर्ट वेनराइट नाम का स्थान है, वहां पर अलास्का में हुआ है। और 18वां संस्करण हुआ था 2022 में उत्तराखंड के ओली नामक स्थान पर। ये आप याद रखिएगा, 2022 में उत्तराखंड में हुआ था ओली में, 2023 में अलास्का के फोर्ट वेनराइट में, और 2024 में हो रहा है 20वां संस्करण बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अच्छा, भारत की ओर से कौन कर रहा है प्रतिनिधि, तो भारत की ओर से इंडियन आर्मी का राजपूत रेजिमेंट, इसकी एक बटालियन अपने आप को, मतलब भारत की ओर से रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें कुल 600 करीब हमारे सिपाही भाग ले रहे हैं। इतनी मात्रा में यूएस के जो कंटेंजेंट है वो भाग ले रही है 11th एयरबोर्न डिवीजन ऑफ द यूएस आर्मी, यानी 11th एयरबोर्न डिवीजन है यूएस आर्मी का, उसकी 1 से 24 बटालियन के ट्रुप भाग ले रहे हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राजपूत रेजिमेंट। क्लियर, कि भारत की ओर से कौन भाग ले रहा है, तो ध्यान रखिएगा राजपूत रेजिमेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है बाय दी फॉर दी इंडियन आर्मी। अच्छा, इसका क्यों करते हैं हम ये, हम इसलिए करते हैं, देखिए हम चाहते हैं कि काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद विरोधी घटनाओं, आतंकवाद जैसी घटनाएं उनको रोकने के लिए अलग अलग हम कंपैटिबिलिटी यानी हमारी सहभागिता को बढ़ाएं, हम एक दूसरे के साथ डल जाएं, ऐसा हम प्रयास करते हैं। और ये कहां हो रहा है, इट इज बीइंग कंडक्टेड इन दी कन्वेंशनल सिनेरियो, यानी पारंपरिक जो सिनेरियो, पारंपरिक जो पृष्ठभूमि होती है उस पर हो रहा है। और ये हो रहा है सेमी डेजर्ट यानी अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आपके लिए सवाल है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की 54th मीटिंग हुई है रिसेंटली। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है कि हाल ही में कैंसर की दवाओं, कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कैंसर को ठीक करने के लिए दवाएं आती है, उस पर सरकार के द्वारा जीएसटी काउंसिल, सरकार नहीं जीएसटी परिषद के द्वारा कितना % टैक्स डिसाइड कर दिया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5%, 7%, 12% और 18%। तो देखिए राइट आंसर जो इसका है वो ऑप्शन ए है, विच इज 5%। हुआ क्या था, पहले था 12% कैंसर दवाओं पर लगने वाला जीएसटी, उसे कम किया बाई 7%, और हम पहुंचे हैं फाइनली 5% तक, यानी 12% टैक्स था, उसमें 7% की कटौती करके हम कितने पे आ गए हैं, 5% टैक्स। कुछ मेडिसिन का नाम देख लीजिए, वैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे, ट्रेस्टोजुमेब, डिरक्सटिकैन, ओसिमेटिनिब और डरवालुमैब। देखिए ये मेडिसिन ऐसी है, इनकी और ऑलमोस्ट प्राइस कितनी है, लगभग 20,000 के आसपास एक वाइल की कीमत है, और ये वेरी करती है ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास तक। कितना, 2 लाख के आसपास तक इनकी जो वैल्यू वेरी करती है, मतलब काफी कॉस्टली मेडिसिन। अगर इनकी इस प्रकार टैक्स कम कर देगी सरकार, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। राइट, अभी कितना कर दिया है ये, 5%। कब हुआ था, 54th मीटिंग हुई थी जीएसटी परिषद की, और ये हुई थी 9 सितंबर को। डेट याद रखेगा, 54वीं जीएसटी काउंसिल की परिषद में 5% कर दिया गया कैंसर ड्रग्स के ऊपर टैक्स को।
अच्छा, कुछ चुनिंदा स्नैक्स हैं उन पर भी जीएसटी रेट कम हुआ है, 18 से 12% कर दिया गया है। और जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है, जीएसटी परिषद के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम एक बना रहे हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्रियों का समूह बनाएंगे, जिसका उद्देश्य क्या है, टू रिकमेंड रिडक्शन इन टैक्स रेट ऑन द लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, यानी जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा, यानी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के संबंध में किस प्रकार से कटौती, टैक्स रेट यानी कर में कटौती की जाए, इसके लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया जाएगा, ऐसा जीएसटी काउंसिल का कहना है। देखिए जीएसटी काउंसिल जो है, इसके बारे में आपको ब्रीफली पता होना चाहिए कि इसको बनाया किस तरह गया है। तो देखिए अंडर आर्टिकल 279 संविधान के अनुच्छेद 279 एक के तहत इसका गठन हुआ है। इसमें कुल 6 मेंबर होते हैं, राइट। इसमें जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी, वो इसके अध्यक्ष हैं। कुल 6 मेंबर हैं और इसमें कोरम जो होता है वो कितना होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब गणपूर्ति कितनी हो मीटिंग के लिए, तो वो होनी चाहिए 4। 6 में से 4 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और मेजोरिटी से इसके अंदर वोटिंग की जाती है और वही निर्णय इंप्लीमेंट होता है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस अल नजा। अल नजा आपको बताना है, अल नजा संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा। देखिए भारत के साथ एक देश और है और उसी देश के अंदर ये इसका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए भारत की ओर से आर्मी कंटिंजेंट जा चुकी है। इंडोनेशिया, मंगोलिया, ओमान, सऊदी अरब। देखिए अगर हम बात करें मंगोलिया की, मंगोलिया के साथ हम करते हैं नोमैडिक एलिफेंट। कौन सी करते हैं, नोमैडिक, नोमैडिक एलिफेंट नाम से करते हैं मंगोलिया के साथ। तो ये ऑप्शन तो ऑल टुगेदर इनकरेक्ट हो जाएगा। वही हम बात करें सऊदी अरब की, इनके साथ भी अभ्यास ये हम कर रहे हैं, ऑप्शन सी विच इज ओमान के साथ हम कर रहे हैं। भारत की ओर से क्या हुआ रिसेंटली, अल नजा एक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये होने वाला है 5वां एडिशन। कौन सा एडिशन, 5th एडिशन होने वाला है। इसके लिए भारत की ओर से सेनाएं जा चुकी हैं और ये कब से कब होगा, तो ये होगा 13 से 26 सितंबर तक, यानी आज से शुरुआत हुई है इसकी और कल इसके लिए टुकड़ी, सेना की टुकड़ी जा चुकी। कहां पर होगा ये, टू बी स्पेसिफिक रबकूट ट्रेनिंग एरिया इन दी सलाला है, सलाला नाम का शहर है ओमान में, वहां पर राबकूट ट्रेनिंग एरिया, राबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में ये अभ्यास होने वाला है। भारत की ओर से 60% भाग ले रहे हैं और ये कहां से ले रहे हैं, ये ले रहे हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट से। ये याद रखिएगा, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, क्योंकि युद्ध अभ्यास की बात करें जिसमें भारत अमेरिका भाग ले रहे हैं, वहां पर कौन कर रहा है, राजपूत रेजिमेंट। और ओमान के साथ जो अल नजा है, उसके अल नजा के अंदर कर रहे हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, इसके अंदर भाग ले रही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ये कब से शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत हुई है 2015 में और ये 5वां संस्करण, मतलब क्या है, ये बाइएनियल है, द्विवार्षिक, 2 वर्ष में एक बार होने वाला है। वही हम बात करें युद्ध अभ्यास की, जो भारत यूएस के मध्य होता है वो क्या है, वार्षिक युद्ध अभ्यास है। और इसका अंतिम चरण था वो कहां हुआ था, वो हुआ था बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। कहां पर, बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। और अब वर्तमान में बात करें जो युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण है वो भी कहां हो रहा है, बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अच्छा, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट स्टडी ऑन द टील कार्बन इज अंडरटेकन एट विच नेशनल पार्क। ये अच्छा सवाल है आपके लिए। आपको बताना है कि भारत का पहला टील कार्बन पर अध्ययन किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में किया गया है। देखिए टील कार्बन क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जो कि आर्द्र भूमि के अंदर सुरक्षित होता है, यानी द कार्बन विच इज स्टोर्ड विच इज सीक्वेस्ट्रेटेड इन दी नॉन टाइडल और फ्रेश वाटर वेटलैंड, यानी मीठे पानी के या स्वच्छ जल के जो हमारे आर्द्र भूमि होती है उसमें जो कार्बन कैप्चर होता है, कार्बन संरक्षित होता है, उसे कहते हैं टील कार्बन। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में ये स्टडी की गई है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां है, राजस्थान के भरतपुर जिले में। आपके सामने 3 ऑप्शन और है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में, काजीरंगा असम के अंदर, गिर है गुजरात में। इन तीनों में नहीं हुआ है क्योंकि ये हुआ है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर और ये किया गया है राजस्थान की जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हैज कंडक्टेड अ स्टडी ऑन द इंपैक्ट ऑफ टील कार्बन इन दी वेटलैंड कंजर्वेशन, यानी आर्द्र भूमि के संरक्षण में किस प्रकार से टील कार्बन का महत्वपूर्ण योगदान है उसको बताने के लिए स्टडी की गई है। अच्छा, हम बात करते हैं ये क्या हुआ, भारत की ओर से, भारत में पहला ऐसा प्रयास किया गया, पहला अध्ययन है जो कि बताता है कि टील कार्बन का क्या महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, इनसे डील करने के लिए। तो ये द स्टडी बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय उसने स्टडी की है, विच शोकेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस चैलेंजेस। सिंपल सी बात है कि किस प्रकार से
जलवायु परिवर्तन, जलवायु अनुकूलन से डील करने के लिए, कि निपटने के लिए हम किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को डील कर पाए, उसके लिए आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड को कंजर्व करें। देखिए आर्द्र भूमि क्या होती है, ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या हो, ऐसी भूमि जो कि वर्ष पर्यंत या वर्ष के अधिकतम समय तक क्या हो, जल से ढकी हो, या तो जल के समकक्ष मतलब धरातल है वहां तक पानी भरा हो। उससे क्या होगा, वहां का जो एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो डेवलप होता है, और कहीं ना कहीं कार्बन का जो उत्सर्जन हम करते हैं मानवीय और अलग अलग गतिविधियों से कार्बन का उत्सर्जन होता है, उसको वो अवशोषित करता है। तो कहीं ना कहीं क्या करता है, ये हमारा जो कार्बन इमिशन है उसको कम करने का प्रयास करता है, और जलवायु परिवर्तन को डील करने में ये लाभदायक है। ये हमने बात की है, क्लियर। अब बात करते हैं टील कार्बन की। टील कार्बन क्या होता है, आप सभी जानते हैं कार्बन क्या, कार्बन सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि क्लाइमेट चेंज यानी ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण फैक्टर की तरह काम करता है। अब ये कार्बन कैसा है, द कार्बन विच इज स्टोर्ड, यानी ऐसा कार्बन जो कि सुरक्षित है, अवशोषित है, कहां पर, इन दी फ्रेश वाटर। ठीक है, जो वेटलैंड होता है ना, वो दो तरह के हो सकते हैं, फ्रेश वाटर और जिसे कहते हैं नॉन टाइडल, और एक होता है टाइडल, यानी ऐसा क्षेत्र जहां ज्वार आते हो। ज्वार कहाँ आएंगे, समुद्री तट पर आएंगे, तो वहां क्या खारे पानी होगा, तो फ्रेश वाटर तो नहीं होगा। तो स्वच्छ जल कहाँ मिलेगा, मीठा जल कहाँ मिलेगा हमें, इंटीरियर एरियाज के अंदर। तो केवला देव के अंदर मिलता है फ्रेश वाटर, और वहां पर फ्रेश वाटर वेटलैंड है, और उसी की बात की गई है। जिसमें क्या होता है, वेजिटेबल वनस्पति होती है, माइक्रोबियल बायोमास यानी सूक्ष्म जीवी का जो बायोमास होता है वो होता है, डिजोल्व्ड एंड पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर यानी सम्मिश्रित जो जैविक पदार्थ हैं, उन सभी के अंदर क्या होता है, कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। पर्यावरण में मानव की गतिविधियों के द्वारा, उद्योगों द्वारा जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, उसे वेटलैंड जो है अपनी ओर अवशोषित करते हैं। उससे क्या होता है, पर्यावरण के अंदर कार्बन की मात्रा, जो कार्बन का उत्सर्जन है, वो संतुलित बना रहता है। यही बात बोली गई टील कार्बन के बारे में। अब कुछ कार्बन की हम बात करें, और अलग अलग कार्बन है, फिर हम आएंगे टील कार्बन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए अगर हम बात करें ब्लैक कार्बन की, यानी काला कार्बन का ब्लैक कार्बन बोलेंगे, ये होता है जब हम जो जीवाश्म ईंधन जलाते हैं उसके बाद जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं ब्लैक कार्बन। एक होता है ब्राउन कार्बन, ये कब होगा, जब हम जैविक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि बायोमास, किसी जीव को जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, उससे जो कार्बन निकलता है उसे कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, ब्राउन कार्बन यानी भूरा कार्बन। लेकिन ये कब होगा, ये होगा जब उसका आंशिक दोहन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। यानी जीवाश्म ईंधन का अगर हम जो हमारे लकड़ियां हैं, वुड्स हैं, या ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, उनका अगर हम आंशिक रूप से दोहन करेंगे तो जो कार्बन उससे निकलने वाला उसे बोलेंगे ब्राउन कार्बन। थर्ड कार्बन है ब्लू कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जो कि वायुमंडल में और समुद्र में स्टोर है। राइट, समुद्र में कैसे, समुद्र के जो वनस्पति है, वाटर है, वो कहीं ना कहीं कार्बन को स्टोर करता है, उसे कहते हैं ब्लू कार्बन। सेकंड, फोर्थ है ग्रीन कार्बन। ग्रीन कार्बन ऐसा कार्बन है विच इज स्टोर्ड इन दी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। क्या होता है आप सभी जानते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या करते हैं, वो CO2 तो लेते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं, मनुष्यों को और अलग जीवों को, अन्य जीवों को। क्या करते हैं, वो कार्बन क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं। तो ऐसा कार्बन जो कि वनस्पति में स्टोर है, यानी भूभाग पर, उसे कहेंगे हम ग्रीन कार्बन। फिफ्थ है ग्रे कार्बन। ग्रे कार्बन क्या होता है, देखिए जो उद्योगों से अलग अलग उत्सर्जन होते हैं, औद्योगिक क्रियाओं से निकलने, चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, उसमें जो कार्बन निकलता है उसे कहते हैं ग्रे कार्बन। लास्ट बता रेड कार्बन। ये रेड कार्बन कौन सा है, ऐसा कार्बन जो कि आप सभी जानते हैं अलग अलग ग्लेशियर में, अलग अलग हाई एल्टीट्यूड एरियाज में क्या होता है, बर्फ होती है, बर्फ से ढकी हुई चादर होती है, और उसमें जो अवशोषित, उससे जो कार्बन रिलीज होता है उसे कहते हैं हम रेड कार्बन। द कार्बन रिलीज बाय द बायोलॉजिकल पार्टिकल्स फाउंड ऑन स्नो, यानी ऐसे प्रदेश जहां पर बर्फ काफी बड़ी मात्रा में होती है, वहां के जो बायोलॉजिकल यानी जैविक क्रियाओं के द्वारा जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं रेड कार्बन। ये तो हमने बात की अलग अलग कार्बन के प्रकार की। अब हम बात करें टील कार्बन की। टील कार्बन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों, हम पढ़ चुके हैं ब्राउन कार्बन और जो ब्लैक कार्बन है, ये कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस यानी ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव को बढ़ाने का काम करते हैं, और क्लाइमेट में टेम्परेचर को राइज करने में भी ये डील अपना सिग्निफिकेंट योगदान देते हैं। अब जो टील कार्बन है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, और इसकी स्टडी हमने क्यों की है, मेन बात हुई ना, करी क्यों हमने। इसकी वजह इसलिए है क्योंकि जो टील कार्बन है, ये ग्राउंड वाटर लेवल यानी भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरा, फ्लड मिटिगेशन में यानी बाढ़ के नियंत्रण में, बाढ़ को रोकने में ये सहायक होता है। तीसरा है इट द हीट आइलैंड रिडक्शन, यानी आप सभी जानते हैं हीट आइलैंड क्या होता है। जैसे मान लो कोई शहर है, उसमें क्या होता है, अलग अलग कंक्रीट की बिल्डिंग, आप सभी जानते हैं, पत्थरों की दीवारें होती है। जब वहां पर एक क्षेत्र में सूर्य का ताप पड़ता है पूरे दिन भर, उससे क्या होता है, वो एरिया ज्यादा गर्म होता है, तो उससे क्या
उस एरिया का तापमान बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। मतलब क्या है, अगर किसी शहर में ग्रीनरी कम है, पेड़ पौधे कम है, तो औसतन उस स्थान का तापमान अपने निकटवर्ती स्थान जहां पर अधिक हरियाली है उसका तापमान अधिक रहेगा। उसे बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड, अर्बन हीट कॉन्सेप्ट। तो हीट आइलैंड जो है इसको भी रोकने का काम करेगा। ग्रीन लैंडस्केप जितना बढ़ेगा, हमारा हरित आच्छादन बढ़ेगा, उतना ही हमें एडवांटेज मिलने वाला है। राइट, ये सारी बात है। अब हम बात करते हैं हमारे लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इसको 1982 के अंदर मिला था राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। कब दिया गया है? 1982 के अंदर। और इससे पहले ये क्या है, एक वेटलैंड आर्द्रभूमि है और वन जो बर्ड सेंचुरी भी है, यानी पक्षी अभ्यारण्य भी। यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्रकार के फ्लेमिंगो बर्ड्स भी आते हैं, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन सारस भी आते हैं अन्य अलग अलग मौसम के दौरान। ठीक है, और 1985 में इसे दिया गया है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा, विश्व विरासत सूची में शामिल है ये यूनेस्को की। कब हुआ था? 1985 के अंदर। ध्यान रखिएगा, भारत की ओर से जो रामसर साइट्स हैं उसमें 2 साइट पहली बार जोड़ी गई थी 1981 में। इसमें एक तो चिल्का झील थी और एक थी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राइट, तो एक तो भारत की ओर से पहली रामसर साइट जो है 1981 में डिक्लेयर की गई थी, जिसमें एक तो चिल्का लेक जो उड़ीसा के अंदर है, दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राइट, वर्तमान में बात करें तो रामसर अभी समय है, यानी रामसर कन्वेंशन है, जो कि रामसर एक शहर है ईरान में, 1971 के अंदर कन्वेंशन हुआ था। इसके तहत मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसके अंदर भारत की ओर से एक तो ध्यान रखिए मणिपुर की लोकतक झील है, इसे बोलते हैं फ्लोटिंग लेक। क्या बोलते हैं? तैरता हुआ झील है। यहाँ पे केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है मणिपुर के लोकतक झील में, और ये दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोनों कहाँ स्थित है? दोनों का मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में नाम है, यानी केवलादेव और मणिपुर की लोकतक झील का क्या है? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में नाम है। और भारत की ओर, भारत से पहली बार जो रामसर साइट का चयन किया गया था उसमें 2 थे, एक तो था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा था उड़ीसा की चिल्का झील। 1982 के अंदर से मिला है राष्ट्रीय पार्क का दर्जा, 1985 में मिला है विश्व विरासत सूची का दर्जा मिला है। यहाँ लगभग 365 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां मिलती है, जिसमें मेनली क्या मिलती है? साइबेरियन क्रेन, यानी साइबेरिया से आने वाले सारस इसमें महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें फौना की, कौन कौन से वन्य जीव मिलते हैं, तो जैकाल, सांबर, नीलगाय, वाइल्ड कैट, हेनास और वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर, इस प्रकार की प्रजातियां मिलती है। अब हम बात करें इसकी कि कौन कौन सी नदियां निकलती है, तो देखिए गंभीर और बाणगंगा नदी। वो विद्यार्थी जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एग्जाम में काफी काम की बात है ये, कि बाणगंगा और गंभीर नदी 2 नदियां ऐसी हैं जो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से बहकर गुजरती हैं। और जो स्टूडेंट यूपीएससी में अपेयर होंगे उनके लिए भी इफेक्ट काम करेगा कि इसमें से इस राष्ट्रीय उद्यान से कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2024 क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी क्वाड का समिट इस वर्ष कहां होने वाला है? तो क्वाड में 4 देश है, भारत, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। इस बार जो होने वाला है वो होने वाला है क्वाड का यूएस के अंदर। देखिए क्वाड का समिट 2024 होने वाला था इंडिया के अंदर, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, इसे स्वैप कर दिया गया। मतलब 2025 का यूएस में होने वाला था, उससे भारत करेगा ऑर्गेनाइज, और 2024 में जो भारत में होने वाला था वो करेगा यूएस। रिसेंटली ये डिसीजन किया गया है। ये सारी बात बोली गई इसके अंदर, ज्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, 2 नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बानीज, वो है। दूसरा है, और एक अच्छा समिट कब से कब होगा, तो ये होगा जो बाइडेन का होम टाउन है डेलावेयर, वहां पर होगा सितंबर 21 को। कब होगा? 21 सितंबर को क्वाड की समिट होने वाली है, जिसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेने वाले हैं। और जापान के प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्रधानमंत्री मिस्टर फूमियो किशिदा, ये आप नाम याद रखेगा। इनके फेमस पर्सनालिटीज है जापान की। इससे पहले कौन थे? शिंजो आबे थे। अच्छा, 2024 का यूएन का एक समिट होने वाला है, यूएन समिट फॉर दी समिट ऑफ दी फ्यूचर, यानी संयुक्त राष्ट्र का भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन होगा 22 से 23 सितंबर। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाग लेने वाले हैं, ये ध्यान रखेगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79th एडिशन कहाँ होगा? ये होगा ब्राजील में, इसकी ओपनिंग होगी और इसे क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर एड्रेस देंगे जो बाइडेन का स्पीच होगा। ये कब से कब होगा? 24 से 30 सितंबर को, इसी महीने होने वाला है। जो क्वाड की हम बात करें, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये क्या है? 4 देशों का समूह है, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। और 2017 में इसका फॉर्मली गठन हुआ है। 2020 में मालाबार संयुक्त सेनाभ्यास के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार अपना हिस्सेदारी निभाई है। ये सारी बात है। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ब्रिक्स से। द ब्रिक्स 2024 समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? देखिए हुआ क्या, हाल ही में भारत की ओर से एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, वो गए रशिया की यात्रा पर। वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं, और उसी से न्यूज निकल कर आती है कि इस बार का समिट कहाँ होने वाला है। तो ये होने वाला है कजान शहर में। कहां पर होगा?
कजान शहर में होगा अक्टूबर के अंदर। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आप आइडिया लगाइए कहां हो सकता है। तो द राइट आंसर इज दी ऑप्शन बी, रशिया के अंदर होने वाला है। तो नेशनल सिक्योरिटी अजीत डोभाल जी रशिया के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन जी उनसे मिले हैं। कहां मिले ये? ब्रिक्स का NAC समिट हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई है, यानी ब्रिक्स देशों के सभी राष्ट्र, ब्रिक्स के यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के साथ 5 देश और हैं, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, UAE, 10 देशों की जो सभी सदस्य हैं, उन देशों के सभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग हुई है। कहां पर? सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, जो कहां से थे? रशिया के अंदर। इसी मीटिंग के अंदर बोला गया है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी के द्वारा कि भारत, हम चाहते हैं कि भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री इस मीटिंग के अंदर आए और अपनी हिस्सेदारी निभाई, जो कहां होगा? कजान शहर में होने वाला है। कब होने वाला है? अक्टूबर 22 को। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये ब्रिक्स जो कब से कब बना था, बिल्कुल ब्रीफ में करेंगे ताकि आपका क्विकली रिवीजन हो जाए। ब्रिक्स एक्रोनिम है, देखिए वैसे दिया गया था ना, जिम ओ'नील थे ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट, जिम ओ'नील, इन्होंने कहा था ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ये क्या है? डेवलपिंग नेशन है। क्या है? डेवलपिंग नेशंस है, जो आगे चलकर कहीं ना कहीं ग्लोबल लीडर्स बनने वाले हैं, राइट। तो 2006 के अंदर क्या हुआ था? फॉर्मली गठन हुआ था। क्या हुआ था? फॉर्मल हुआ था। 2006 के अंदर क्या हुआ था? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। लेकिन 2009 के अंदर होती है रूस के येकातेरिन के अंदर समिट, येकातेरिनबर्ग समिट। इसके बाद क्या जुड़ता है? 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका। कौन जुड़ता है? साउथ अफ्रीका। ये कुछ फैक्ट आप याद रखिएगा, जुड़ गया साउथ अफ्रीका। फिर इसके बाद क्या होगा? फिर इसके बाद जो है 2014 की बात आती है। 2014 में आता है फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। क्या होता है? फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। यहां इसमें क्या होता है? इसमें बनता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी ब्रिक्स कंट्रीज का एक बैंक बनता है जिसमें सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? इसका, अच्छा पहले बात करते हैं हेडक्वार्टर कहां है इसका। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, जो कहां है? चाइना में, चीन के शंघाई में। सर्वाधिक भागीदारी इसमें लगभग 40% चीन की है, फिर ब्राजील, रूस और इंडिया इनकी है लगभग 18%, और फिर वैसा लगभग 5.75% करीब का है वो साउथ अफ्रीका की है। इसके टोटल जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा अब क्या हुआ है? देखिए इस वर्ष 5 नए देश जुड़ गए हैं। कौन कौन से देश जुड़े हैं? तो देखिए सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब, UAE, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया। देखिए इनविटेशन जो है 15वीं मीटिंग हुई थी जोहान्सबर्ग के अंदर साउथ अफ्रीका में, जहां पर जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन, जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र जारी हुआ था जिसमें कि 6 देशों को इनविटेशन गया था, अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, UAE। लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया, और जो 5 देश हैं ये मेंबर बन चुके हैं किसके? ब्रिक्स कंट्री के। ब्रिक्स जो है ब्रिक्स प्लस हो चुका देखा जाए तो, देखा टेक्निकली इसमें कुछ 10 देश हो गए हैं वर्तमान में, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अच्छा आज के लिए, आज की जो पहली न्यूज है वो न्यूज आती है NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसका क्या हुआ है? इसका हुआ है थल सैनिक कैंप हुआ है। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। 12 दिन का कैंप था जहां पे लगभग इसके हैं 17 NCC डायरेक्टरेट, यानी भारत में NCC के 17 निदेशालय हैं, सब वहां से सभी कैडेट्स ने भाग लिया है और नई दिल्ली में इसका समापन समारोह हुआ है। NCC कब बना था? तो देखिए ये बना था इन द ईयर 1948, 1948 के अंदर बना था, और इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था हृदयनाथ कुंजरू जी का। कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, ये इसके फाउंडिंग फादर थे। और थल सैनिक कैंप हुआ रिसेंटली। एनसीसी जो विद्यार्थी निकलते हैं वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर अपनी सेवाएं देते हैं मोस्ट प्रोबेबली। इंडिया UAE के द्वारा क्या हुआ? 5 अलग अलग सहयोग, यानी 5 अलग अलग एग्रीमेंट साइन हुए फॉर द इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेशन, यानी सहयोग के लिए 5 अलग अलग एग्रीमेंट साइन किए। आप सभी जानते हैं UAE के जो क्राउन प्रिंस है खालिद बिन मोहम्मद बिन नहियान कुछ करके नाम, उनका लंबा सा नाम है, देखते हैं उनका नाम क्या है। उनका नाम है
शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनकी ये भारत की यात्रा पर रहते हैं। 5 एग्रीमेंट हुए। पहला एग्रीमेंट हुआ है, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में, तो यूएई के अंदर है। तो बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ऑपरेशन के लिए, संचालन के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए क्या है, भारत की ओर से नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआई के द्वारा एग्रीमेंट किया गया है, ईएनईसी, जो कि क्या है, एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी के साथ सहयोग एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें, जो यूएई है, वहां की कंपनी है जिसका नाम है एडीनॉक, जिसे बोलते हैं आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। एडीनॉक है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, और भारत की है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसीएल। इसके साथ हुआ एमओयू जिसमें क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए एडीनॉक जो कि अबू धाबी कंपनी, वो 1 मिलियन मेट्रिक टन जो है प्रति वर्ष हमें देगी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी प्राकृतिक तरल गैस का सप्लाई करेगी। थर्ड एमओयू हुआ भारत का एक कंपनी है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड आईएसपीआरएल, और जो एडीनॉक है उसके बीच में हुआ है, जिसका मतलब क्या है, भारत में अलग अलग स्थानों पर क्या बनाए गए हैं, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, यानी रणनीतिक तेल भंडार बनाए गए हैं अंडरग्राउंड। उनके रख रखाव के लिए, उनको रिन्यू करना हो, उसके अनुभव यूएई काफी है, तो यूएई कंपनी इसमें भारत की हेल्प करने वाली। नेक्स्ट है, एक है प्रोडक्शन कंसेशन एग्रीमेंट, यानी उत्पादन के अंदर छूट देने वाला समझौता किया गया है। अबू धाबी की ऑन शोर ब्लॉक है, उसके अंदर ये दिया गया, भारत की कंपनी ऊर्जा भारत और एडीनॉक के बीच में हुआ है। ऊर्जा भारत क्या ध्यान रखिएगा, आईओसीएल और बीपीसीएल ही भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल है, आप सभी जानते हैं। इसे यहाँ से ऑब्वियस बात, आप कई बार फीलिंग कराते होंगे, तो इसी कंपनी भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड बीपीआरएल, यानी आईओसीएल और बीपीसीएल कंपनी बीपीआरएल, इनका एक जॉइंट वेंचर जिसे बोलते हैं ऊर्जा भारत। ऊर्जा भारत क्या करेगा, सस्ती दरों पर जो तेल मिलेगा, कहां से, एडीनॉक के द्वारा। तो कहीं ना कहीं भारत की ऊर्जा सुरक्षा है, उसमें हमको एडवांटेज होने वाले। चौथा एग्रीमेंट है, 5वां एग्रीमेंट है, गुजरात सरकार और अबू धाबी का एक डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी है जिसका नाम है पीजीएससी। इसके मध्य एग्रीमेंट हुआ है कि भारत में फूड पार्क स्टेब्लिश किए जाएंगे। क्या बनाएंगे, फूड पार्क। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें, सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, यानी नागरिक उड्डयन क्षेत्र में, नागरिक विमानन क्षेत्र के अंदर दूसरी एशिया प्रशांत मंत्रिमंडल स्तरीय सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। और हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ, यहां पर हुआ है दिल्ली डिक्लेरेशन। क्या हुआ है, दिल्ली घोषणा पत्र जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जारी किया गया कल ही। तो हम न्यूज पढ़ते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन है, भारत के नागरिक विमानन मंत्री कौन है, वो है हमारे राम मोहन नायडू जी। कौन है, राम मोहन नायडू जी। ये वर्तमान में इसके चेयर है, इन्हें इलेक्ट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस इवेंट। और इसमें ये इसका आयोजन कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है भारत का मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और अंतरराष्ट्रीय सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईसीएओ, दोनों मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। क्लियर, जिसमें क्या होगा, अलग अलग ट्रांसपोर्ट और एविएशन मिनिस्टर्स आएंगे, रेगुलेटरी बोर्ड नियामक की संस्थाएं आएगी, और इंडस्ट्री से अलग अलग एक्सपर्ट आएंगे और इस बारे में बात करेंगे। देखिए नाम क्या है, एशिया पैसिफिक, यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र में किस प्रकार से नागरिक विमानन क्षेत्र को हम किस प्रकार से इंप्रूव कर सके, क्या क्या चुनौतियां विद्यमान है उनको दूर करना, इसी का सारा ले देगा डिस्कशन है। किस प्रकार से प्राइस को हम कम करें, आप सभी जानते हैं हमारी है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, आप सभी जानते हैं उड़ान 5.4 का रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ था एक इवेंट में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसी फ्लाइट जो जिनमें एक शहर से दूसरे शहर में जाने में एक घंटे से कम समय लगता है, उसका मैक्सिमम किराया कितना हो, 2500 रुपए हो। इस प्रकार की कनेक्टिविटी स्कीम थी, जिसमें क्या था, ऐसे एरिया जो कि अनसर्व्ड हो या अंडर सर्व्ड हो, वहां पर फ्लाइट की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, और कहीं ना कहीं जो आम नागरिक हो रेल फ्लाइट की यात्रा कर पाए एरोप्लेन से, उसको बढ़ाना। देखिए इसमें क्या कुछ टारगेट रखा गया है, इसमें टारगेट है कि एशिया प्रशांत एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट करना, जिससे क्या हो कि हमारी क्षमता इतनी हो जाए इस क्षेत्र की कि 2035 आते आते 350 करोड़ वार्षिक पैसेंजर को हम ट्रेवल करा पाए। दूसरा है, सरकार चाहती है कि 2025 तक महिलाओं की इस क्षेत्र में कितनी भागीदारी हो, 25% हो जाए। वर्तमान में कम है, उसको कितना बढ़ा करके 25% करना। अच्छा, एक न्यूज आती है अश्विनी वैष्णव जी के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है, टाइम मैगजीन ने कहा है कि टेक्नोलॉजी और एआई क्षेत्र में, किसमें, तकनीकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र के अंदर भारत के जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, इनको नंबर 1 स्थान दिया गया है। ही इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, यानी सबसे प्रभावकारी व्यक्तित्व है कौन,
भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, राइट। नेक्स्ट हम बात करें, ये इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? इनको रखा गया है शेपर्स कैटेगरी के अंदर। अलग अलग लिस्ट है, उसमें शेपर्स नाम की लिस्ट है, उसमें रखा गया है इनको। और ऐसा मानना है, मैगजीन के द्वारा कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में भारत चाहता है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र के सेमीकंडक्टर के उत्पादन में भारत क्या बने, टॉप 5 कंट्रीज के अंदर आ जाए। इंडिया वांट्स टू बी इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5 कंट्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इन दी अपकमिंग 5 ईयर्स, ऐसा भारत का, ऐसा इस टाइम मैगजीन का क्लेम है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें माई भारत प्लेटफॉर्म की। ये न्यूज क्यों पढ़ रहे हैं माई भारत का? इसका मतलब है मेरा युवा भारत, है ना, एक पोर्टल है ये। तो अभी वर्तमान में क्या हुआ, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मंडाविया, यानी भारत के खेल एवं युवा मामला मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इन्होंने कहा है हम चाहते हैं कि माई भारत प्लेटफॉर्म को हम ट्रांसफॉर्म करें इनटू दी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एंगेजिंग यूथ। यानी भारत क्या चाहता है, भारत चाहता है कि 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष मनाएं अमृत काल के समय, तो हम क्या करें, हमारे लिए विकसित भारत की संकल्पना को, परिकल्पना को सिद्ध करने में, साकार करने में युवाओं की भागीदारी बढ़े। तो युवाओं को भागीदारी बढ़ाने के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए, ऐसा बनाना चाहते हैं। तो ध्यान, अब हम बात करते हैं मेरा युवा भारत की। माई भारत जो प्लेटफॉर्म है ये क्या है, तो इसे देखिए, इसकी शुरुआत की गई थी 31 अक्टूबर को, ठीक है। और जब क्या मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे। इसकी शुरुआत होती है 31 अक्टूबर को लास्ट ईयर, जिसका नाम है मेरा युवा भारत। ये शुरुआत की थी मोदी जी के द्वारा। ये क्या है, देखिए, पाइवटल टेक्नोलॉजी ड्रिवन फैसिलिटेटर फॉर प्रोवाइडिंग इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी टू दी एम्पावर यूथ। अच्छा, सिंपल सी बात है कि युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो व्यक्ति आकर, युवा आकर अपने सुझाव रख सके और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार की मदद कर पाए और उनको समान अवसर मिले, ऐसा मानना है इस प्लेटफॉर्म का। सारी बात यहाँ ये लिखी गई है। अच्छा, इसमें क्या है, ये क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। क्या है ये, स्वायत्त संस्थान है, स्वायत्त निकाय है, जिसका लक्ष्य क्या है, जिसमें आते हैं 15 से 29 वर्ष के युवा हैं, उनको बेनिफिट होने वाला है। और ठीक है, ऐसा भारत की जो राष्ट्रीय यूथ पॉलिसी है, नेशनल यूथ पॉलिसी है, जिसमें बताया गया कि 15 से 29 वर्ष के युवाओं को लाभ होने वाला है और मेनली बेनिफिट होगा 10 से 19 वर्ष के लोगों को। एक सेकंड रुकिए आप। हाँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है माई भारत। माई भारत जो है ना, एक फिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप सभी जानते होंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें क्या होता है, तकनीक का यूज करते हुए एक पोर्टल बनाते हैं जिसपे कि कोई व्यक्ति आकर इंटरेक्ट कर सके। ये कहलाता है फिजिटल, मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल, दो शब्द हैं, फिजिकल और डिजिटल। मतलब क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटीज भी होती हैं और साथ साथ क्या होता है, एक अवसर मिलता है जिसमें कि हम लोगों से डिजिटली कनेक्ट कर पाए। ये सारा काम किसका है, इस माई भारत प्लेटफॉर्म का। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, सिंपल सी बात है, युवाओं के अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करना, टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज अमंग द यूथ। नेक्स्ट है बेटर अलाइनमेंट विद दी बिटवीन द एस्पिरेशन ऑफ द यूथ एंड सोसाइटी। देखिए, समाज की जो आवश्यकताएं हैं और व्यक्ति की जो, उस युवा है, उसकी जो कंपेटेबिलिटी, जो क्षमताएं हैं, उनका आपस में सामंजस्य बढ़ाना। दूसरा है एनहेंस एफिशिएंसी थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम जो कि युवाओं की शक्ति संवर्धन का काम करते हैं, उनकी स्किल को बढ़ाते हैं, उस प्रोग्राम को समन्वय करना, ये इसका लक्ष्य है। चौथा है टू एक्ट एज ए वन स्टॉप फॉर दी यूथ एंड मिनिस्ट्रीज, यानी युवाओं और मंत्रालय के लिए, अलग अलग मंत्रालय हैं उनके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म जिस पर आके वो अपने सलाह मशवरा कर सकें। फोर्थ, टू क्रिएट सेंट्रलाइज यूथ डेटाबेस, यानी भारत में कुल कितने युवा हैं, इनका केंद्रीकृत डेटाबेस हम बना पाए, ये इसका एक लक्ष्य है। तो ये सारी हमने बात कर ली माई यूथ पोर्टल के बारे में, और आई होप कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो काफी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर किसी प्रकार की कोई चुनौती आती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए और उसे शेयर भी करने का प्रयास करिएगा, ताकि हम थोड़ी और एफर्ट डालें इस लेक्चर में। अगर कोई सुझाव आपकी तरफ से तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।